हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड पीजीटी एंड लैब असिस्टेंट का जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें संभावित प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह वीडियो का सेट 3 है। जो लोग सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। इसमें टोटल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 60 प्रश्न रहेंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर ये आधारित रहेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न रहेंगे, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान से प्रश्न रहेंगे और कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, जो कि पैटर्न वाइज ये प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा ये हिंदी और जो लिपि जो होगी ये देवनागरी होगी। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? हमारे संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें किस अनुच्छेद में, दैट मीन्स किस आर्टिकल में ये मेंशन है कि जो संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। ये पॉइंट ध्यान में रखें कि राजभाषा पूछा जा रहा है, ये राष्ट्रभाषा नहीं पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में अनुच्छेद 243, बी में दिया गया है अनुच्छेद 343, सी में दिया गया है अनुच्छेद 273 और डी में दिया गया है अनुच्छेद 321। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा, अनुच्छेद 343 में ये मेंशन किया गया है कि जो हमारे संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो ये आर्टिकल याद रखें कि आर्टिकल नंबर 343 में ये मेंशन किया गया है, जो राजभाषा है और ये लिपि देवनागरी को। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास पर विशेष जोर दिया गया है? जो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें किसके विकास पर मतलब विशेष तौर पे ये जोर दिया गया? इसमें दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है, ए में बालिकाओं की शिक्षाओं को, बी में शिक्षा उच्च शिक्षा को और सी में दिया गया है प्राथमिक शिक्षा को और डी में दिया गया है तकनीकी शिक्षा को। तो इसमें का राइट आंसर क्या होगा? जो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो मेनली जो बेस्ड दी वो प्राथमिक शिक्षा पे ये बेस्ड रिपोर्ट थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो हंटर कमीशन जो है ये 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू इंटर की अध्यक्षता में, ये हंटर होगा, इंटर नहीं होगा, हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था। और इस आयोग की रिपोर्ट जो है इसमें प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और मेघालय, बी में दिया गया है नागालैंड, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल और सी में दिया गया है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और डी में दिया गया है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट मीन्स जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसमें हम लोग की जो स्टेट जो लगती है ये मेघालय लगती है, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये चारों स्टेट की सीमाएं लगती है। अब इसे मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा बांग्लादेश और इसमें जो हमारे स्टेट की जो सीमाएं लगती है ये वेस्ट बंगाल रहा और ये मेघालय, थोड़ा सा असम यहाँ पर टच करता है और ये त्रिपुरा। तो ये टोटल 4 स्टेट जो हैं हमारे वो टच करते हैं बांग्लादेश की बॉर्डर से। तो इसे याद रखें। बाकी ये मैप बेस्ड क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहेगा ही, तो इंडिया का जो मैप है वो अच्छे से ध्यान में रखें। इसका कोस्टल स्टेट कितनी है, इसमें कितनी कर्क रेखा मतलब किन किन राज्यों से गुजर रही है, चाइना के साथ किन किन स्टेट का बॉर्डर शेयर होता है और पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट का बॉर्डर शेयर होता है, ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसे मैप को एकदम माइंड में रखें, एक क्वेश्चन अगर सही करना है तो। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये पूछा गया। देखिए ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में, ए में त्रिपुरा, बी में छत्तीसगढ़ और सी में मणिपुर और डी में दिया गया मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट मीन्स मणिपुर से होकर जो कर्क रेखा जो है ये नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहने का मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है उसको कर्क रेखा बोला जाता है।
तो ये हिंदी इंग्लिश थोड़ा बैलेंस करके चलें, क्योंकि बहुत जो मेरे व्यूअर हैं वो इंग्लिश से भी देखते हैं, तो उन सभी को भी ये मैं धीरे धीरे हिंट करते दे जा रहा हूँ। तो इसके में देख लेते हैं, ये मैप में देख लेते हैं कि कर्क रेखा जो है वो किन किन राज्यों से गुजरती है। ये कर्क रेखा पहले गुजरात से होके, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर इस तरह कर्क रेखा गुजरती है। तो ये इसमें पूछा क्या गया था कि किससे होकर नहीं गुजरती है। तो ये जो स्टेट है मणिपुर, ये इससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर मणिपुर जो है, मणिपुर कहाँ पर है, मणिपुर थोड़ा ये ऊपर में दिख रहा होगा, ये नागालैंड के नीचे जो मणिपुर है। तो ये याद रखें, ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो इंडिया का मैप एकदम दिमाग में रखें ताकि क्वेश्चन सही कर पाएँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, ए में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य का मतलब स्टेट एंड केंद्र शासित प्रदेश कहने का मतलब यूनियन टेरिटरी जो होता है उसको केंद्र शासित प्रदेश बुलाया जाता है, मतलब जिसमें सेंटर का शासन चलता है, उसमें कोई मुख्यमंत्री वगैरह नहीं रहते हैं, वहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव का शासन चलता है, मतलब वो सेंटर के अनुसार वो वहाँ पर शासन चलता है। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। बी में दिया गया है 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सी में दिया गया है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और डी में दिया गया है 29 और 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 28 राज्य हैं और टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एज अगर अभी का देखा जाए, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसमें उसको हटा के वो 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया और एक स्टेट घट गया। पहले कितना था, पहले 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश था, तो एक राज्य घटा और एक केंद्र शासित प्रदेश क्या हुआ, वो ऐड हो गया। तो ये ध्यान में रखें। इसमें दिया गया 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को जो है दादर और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप कर दिया गया था। और अन्य केंद्र शासित प्रदेश जो हैं हमारे देश के, वो हैं दिल्ली हैं, चंडीगढ़ हैं, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ये सभी अभी प्रेजेंट में केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश के, तो इन सभी को भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में संथाल, बी में गोंड, सी में कोल और डी में दिया गया है भील जनजाति। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनजाति हमारे देश में कौन सी है, ये भील जनजाति जो है ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा अभी है। तो ये याद रखें। ये 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भील जनजाति समूह की जनसंख्या जो है ये टोटल इतना ये दिखाई गई है, ये पॉइंट नहीं है, ये यहाँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 1,70,71,049 ये टोटल भील जनजाति की जनसंख्या है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा शो किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी में दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। और ये अल्पकालिक बने थे, मतलब परमानेंट अध्यक्ष नहीं बने थे, क्योंकि उस टाइम देखा गया था कि जिसका ज़्यादा मतलब एज है सीनियरिटी के हिसाब पे वो अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इनकी एज सबसे ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए इसको अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद में इसको चेंज कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था और दूसरे कैंडिडेट को अध्यक्ष बना दिया गया था। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है निर्यात संवर्धन से, बी में लघु या माध्यम उद्योग से और सी में है कृषि विकास से और डी में दिया गया है ऊर्जा क्षेत्र सुधार से। तो आबिद हुसैन जो समिति है इसका जो संबंध है
ये है लघु एवं मध्यम उद्योग से ये रिलेटेड है। ये समिति को जो बनाया गया था, मतलब इसकी देखरेख के लिए इसमें क्या कमियां हैं, इसमें क्या सुधार करने चाहिए, उन सभी की देखरेख के लिए इस समिति को बनाया गया था। तो ये याद रखें। और ये जो कब बनाया गया था, ये दिसंबर 1995 में ये डॉक्टर आबिद हुसैन समिति का गठन ये किया गया था, जिसमें ये सुझाव देने के लिए कि क्या क्या सुधार करना चाहिए ये सभी के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, निम्नलिखित में से शामिल क्वाड में कौन सा देश नहीं है। जो क्वाड ग्रुप है उसमें कौन सा देश नहीं है। इसमें दिया गया है ए में जापान, बी में भारत, सी में अमेरिका और डी में दिया गया है इजराइल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो क्वाड ग्रुप में नहीं है वो कौन सा देश नहीं है, ये इजराइल क्वाड ग्रुप में नहीं है। तो ये याद रखें, ये जापान, भारत, अमेरिका और एक है ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड में है। तो इन चारों देश को याद रखें। ये क्वाड शिखर सम्मेलन जो है 2021 का आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया था, जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ये सभी, मतलब इस क्वाड समूह में ये चारों देश हैं। तो ये चारों देश का नाम याद रखें कि कौन कौन से देश हैं। और इसका उद्देश्य जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र के किसी बाहरी शक्ति, मतलब जैसे कि चीन, इसका मेन मकसद था इस ग्रुप को बनाने का और अभी भी है, ये चीन को टैकल करना, क्योंकि ये चीन काफ़ी ज़्यादा समुद्री इलाके में अपना वर्चस्व फैला रहा है। जैसे कि श्रीलंका का एक पोर्ट वो अपने कब्जे में कर लिया है, वो इसी तरह से वो दूसरे देशों पे वो नज़र रखता है समुद्री माध्यम से। तो इसीलिए चीन को ये सभी कार्यों से रोकने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था, जिसका नाम है क्वाड। और इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए सम्मिलित हैं। तो ये चारों देशों का नाम याद रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलन असत्य है, ये पूछा गया है। मतलब फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया ए में, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ICMR ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से ये विकसित किया है। जो कोविशील्ड जो ये वैक्सीन है इसके बारे में बताया गया। और नेक्स्ट है, कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक और ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है। और सी में दिया गया है, कॉर्बैक्स जो है ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। और नेक्स्ट दिया गया है, कोवोवैक्स जो है ये भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो इन सभी स्टेटमेंट में कौन सा असत्य है, दैट मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका फॉल्स स्टेटमेंट ये ऑप्शन नंबर डी है, दैट मीन्स कोवोवैक्स भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, ये गलत स्टेटमेंट। ये कोवोवैक्स जो है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा ये विकसित किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड अब प्रश्न हैं, तो इसे भी ध्यान से देखें। मतलब झारखंड राज्य से संबंधित ये सभी प्रश्न हैं। इसमें है फर्स्ट प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण, जो झारखंड का इकोनॉमिक्स सर्वे जो है वर्ष 2021-22 में, वर्ष 2020-21 में GSDP की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान ये लगाया गया है। मतलब जो 2021-22 और वर्ष 2020-21 में जो GSDP की जो तुलना है वो कितना प्रतिशत का वो अनुमान लगाया गया था, जो इकोनॉमिक सर्वे जो झारखंड का था। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में, ए में दिया गया है 6.2%, बी में दिया गया है 7.2% और सी में दिया गया है 8.8% और डी में है 9.2%। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 8.8% का ये अनुमान लगाया गया था, जो झारखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे जो वर्ष 2021-22 में जो ये प्रस्तुत किया गया था। तो ये याद रखें। इसमें दिया गया जो 2 मार्च 2022 को राज्य सरकार द्वारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे है 2021-22 विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020 से लेकर 22 के GSDP की तुलना में 8.8% का जो GSDP वृद्धि का अनुमान ये लगाया गया है। तो ये याद रखें, जो ये झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन डाला गया है। तो वो और भी जो जितने भी इकोनॉमिक्स सर्वे हैं, मतलब और मेन पॉइंट जो है वो भी देख लें आप एक बार। अब नेक्स्ट जानते हैं, झारखंड के नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से लागू हो गई है। ये डेट पूछा है। जो नया लोगो जो झारखंड का है, जो गोल आकार का बनाया गया है, वो कब से लागू की गई है। इसका वीडियो मैंने एक विस्तार से मैंने डाला हुआ है, वो आप चैनल में आप सर्च कर मतलब खोज सकते हैं
उसमें आपको जो पुराना लोगो है और जो न्यू लोगो है वो दोनों को मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो उससे अगर हो सकता है अगर प्रश्न इससे पूछा ही जाएगा आने वाले एग्ज़ाम में, तो वो एक बार देख लें अच्छे से, ताकि आपको डिटेल नॉलेज पता हो पाए कि जो नया लोगो है उसमें किस तरह का डिज़ाइन किया गया है और किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और जो पुराना लोगो था वो किस तरह का डिज़ाइन था। तो ये जो डेट है ये कब लागू की गई थी, इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया है 14 अगस्त 2020 को, बी में 15 अगस्त 2020 को, सी में 15 नवंबर 2020 को, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 15 अगस्त 2020 को ये लागू किया गया था। झारखंड का जो नया आधिकारिक प्रतीक चिन्ह है, जो न्यू लोगो है, ये कुछ इस तरह दिखेगा, गोल गोल, और इसमें वाले मतलब इसके अंदर भी रिंग बने हुए हैं, और इसमें पलाश का फूल, हाथी और ये अशोक चक्र ये सभी डाले गए हैं। तो उन सभी का संख्या भी पूछा जा सकता है। तो वो वीडियो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा वो देख लें जो मैंने बनाया हुआ है। अगर वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, चाहो तो आप उससे भी देख सकते हो या फिर खोज सकते हो। ये चैनल में बहुत सारे झारखंड के वीडियो मैंने डाले हुए हैं, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। झारखंड का प्रमुख त्यौहार जिसको सरहुल बोलते हैं के संदर्भ में विचार करें। मतलब इनमें से कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो दिया गया ए में, यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। उरांव जनजाति में इसे खद्दी तथा संथाल जनजाति में बा पर्व के नाम से मतलब ये मनाया जाता है, इस जो सरहुल पर्व है। नेक्स्ट दिया गया है, यह त्यौहार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और सी में दिया गया है, यह फूलों का त्यौहार है। इस समय साल के वृक्षों से नए फूल जो है खिलते हैं। और डी में दिया गया है, इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताज़े पानी में भरता है। अगले दिन प्रातः वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है तथा पात्रों में पानी का स्तर घट गया तो वह अकाल की भविष्यवाणी ये करता है, और पात्रों में पानी का स्तर सामान्य रहा है तो इसका मतलब उत्तम जो वर्षा होने का ये संकेत ये माना जाता है। तो मतलब ये काफ़ी ये रिलीजियस ये बिलीफ ये माना जाता है कि उस टाइम अगर पानी का स्तर अगर देखा जाए कि कम हुआ तो वो अकाल का प्रतीक वो शो करता है, और अगर पानी का स्तर नहीं कम हुआ, सामान्य रहा, तो उसमें अच्छे बारिश की ये कल्पना की जाती है कि अच्छा बारिश होगा, अच्छा मौसम रहेगा। तो इसमें असत्य कौन सा है ये पूछा जा रहा है। इसमें असत्य ये है कि ऑप्शन नंबर बी, जो यह त्यौहार जो है ये बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में ये तृतीया को नहीं मनाया जाता है। ये मनाया जाता है ये चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये त्यौहार जो है सरहुल जो है ये मनाया जाता है। तो ये याद रखें कि ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ये जितने भी एक्सप्लेनेशन मैंने ये दिया, ए, सी और डी, ये सभी को याद भी रख सकते हैं, इससे प्रश्न बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ये छात्रवृत्ति योजना है, इसमें से ये कथन दिया गया है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। इसमें पहला कथन दिया गया, झारखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के नागरिकों के लिए ऐसी नई योजना शुरू करने जा रही है। मतलब ये पूरे भारत का एकमात्र झारखंड ऐसा राज्य है जो ऐसी योजना शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, इस योजना के तहत 10 नागरिकों को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे बड़े विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं में 22 विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो इसमें सत्य स्टेटमेंट कौन सा है, दैट मीन्स ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। इसमें दिया गया है ए में 1 और 2, बी में दिया गया है 2 और 3, और सी में दिया गया है 1 और 3, और डी में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये सभी तीनों जो स्टेटमेंट है ये मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना के ये
स्टेटमेंट है, तो ये भी याद रखें कि इसमें क्या कहा गया है, ये वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट जानते हैं 10 नवंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है। जो 15 नवंबर जो है, जो जनजातीय गौरव दिवस ये मनाया जाएगा, और ये 10 नवंबर 2021 को ही घोषणा किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और ये बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जनजातीय गौरव दिवस मनाने की ये घोषणा की गई थी, मतलब की गई है। और ये जो बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था, ये 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ था। तो ये किनके द्वारा ये घोषणा की गई है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, बी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और सी में दिया गया है केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ये किनके द्वारा ये घोषणा की गई है, तो ये घोषणा जो की गई है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कोई भी क्रेडिट लिए, मतलब सारा क्रेडिट चाहते हैं कि ये खुद लें, तो ये भी क्रेडिट इन्हीं के द्वारा लिया गया है। और यही घोषणा कर दी है कि ये 15 नवंबर को 2021 से, मतलब ये घोषणा किया गया है कि 15 नवंबर को ये जनजातीय गौरव दिवस ये मनाया जाएगा। तो जो इस बार की जो मनाई गई है, सॉरी अभी मनाई नहीं गई है, मनाई जाएगी जो 2023 की, ये होगी 21, 22, 23, ये तीसरा गौरव दिवस ये होगी। तो ये भी याद रखें, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं झारखंड की प्रमुख नदियां तथा उनके उद्गम स्थल का मिलान करें। मतलब ये नदियां दिया गया है और इधर उद्गम स्थल दिया गया है। तो इसमें दिया गया है सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी और उत्तरी कोयल नदी। तो इन सभी का उद्गम स्थल कहाँ कहाँ है वो मिलाना है। तो इसमें से अगर आपको एक का भी अगर पता हो या फिर दो का भी पता हो तो वो आप सही आंसर कर सकते हो। तो ये आप दिमाग लगा सकते हो कि जो कौन सी नदी कहाँ पर से बहती है। तो ये आपको मतलब ये डरना नहीं है कि इसमें 4-4 प्रश्न इसमें डाले गए हैं तो ये कैसे होगा। तो ये जो है मैं दिमाग लगाता हूँ कि एक जो है सोन नदी जो है ये कहाँ पर होके बहती है, ये मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से ये होकर बहती है। तो ये देख लेते हैं कि ये ए का जो है ये किस में मैच कर रहा है, ये दो। तो इसमें दो ऑप्शन दिख रहा है कि बी और सी दोनों हैं। तो अब एक से तो काम नहीं बना। अब दूसरा देखते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी ये होकर बहती है। तो ये देख लेते हैं, तो ये कौन सी नदी बहती है इसमें, ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार, सकरी नदी जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार से ही होकर ये बहती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स जो सोन नदी है ये मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी से होकर मतलब इसका उद्गम स्थल है। और जो पुनपुन नदी है इसका जो उद्गम स्थल है पलामू से ये निकलती है। और सकरी उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। और जो कोयल उत्तरी कोयल है ये रांची की पठार का मध्य भाग से ये होकर निकलती है। तो ये सभी याद रखें, जितने भी झारखंड के नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये सभी से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी याद रखें, एक बार देख लें इन सभी को। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये दिया गया है ये एक बार देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। मतलब वो कौन सी जनजाति है जिसने झारखंड सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया है कि ये जनजाति जो है ये शिकारी संग्रहकर्ता ये जनजाति है। तो इसमें दिया गया है ए में कोरवा जनजाति, बी सबर जनजाति, सी में दिया गया बिरहोर जनजाति और डी में दिया गया असुर जनजाति। तो ये कौन सी जनजाति का काम है जो शिकारी संग्रहकर्ता माने जाते हैं, ये हैं कोरवा जनजाति। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट करेक्ट आंसर है। ये कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता ये माना जाता है। अतः जनजाति मूलतः परमाणु मतलब यह जनजाति जो है ये पलामू प्रमंडल में ये पाई जाती है। तो ये भी याद रखें, ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, ये भी मिलान करने का है। तो इसमें सही मिलान कौन कौन सा है ये पूछा गया है। तो वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण और महाभारत पुराण ये दिया गया है। तो इसमें कौन सा सही मिलान होगा, तो ये आप एक बार दिमाग लगाएं कि कौन सा सही मिलान होगा, उसके बाद मैं बताता हूँ।
जो ये ए है वायु पुराण जो है ये कहाँ से ये लिया गया है, ये लिया गया है मुरंड से, ये मतलब मिला है। और जो विष्णु पुराण है इससे मतलब क्या मिला है, ये मिला है मुंड से मिला है। और जो भागवत पुराण जो है ये मिला है पशुभूमि। और ये महाभारत जो है ये किकट प्रदेश, ये मतलब ये झारखंड के नाम है, समझे। और इसमें मतलब किस में क्या मेंशन किया हुआ है ये मिलाना है। ये झारखंड से ही रिलेटेड ये प्रश्न है कि वायु पुराण में झारखंड को क्या बोला गया है, विष्णु पुराण में क्या बोला गया है, भागवत पुराण में क्या बोला गया है और महाभारत में क्या बोला गया है। तो ये वायु पुराण में है जो इसमें झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। और विष्णु पुराण में मुंड नाम से, भागवत पुराण में जो है ये पशुभूमि कह के झारखंड को मतलब संबोधित किया गया है। और महाभारत में जो है ये किक्कट प्रदेश ये कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ये बी है ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये एक बार मिला ले, देख ले, ताकि आपको भी ये समझ में आएगा। सॉरी, डी का 4 महाभारत में पशुभूमि और सी का है 2 किक्कट प्रदेश। सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया कि भागवत पुराण में जो है ये किक्कट प्रदेश होगा और महाभारत ये पशुभूमि होगा। तो ये दोनों उल्टा पल्टा हो गया था। तो ये देख लें एक बार। अब नेक्स्ट जानते हैं, इसमें ये दिया गया है, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लें ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। अब अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कुछ सीटें आरक्षित है। यह प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये किया गया है। जो अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण है वो किस अनुच्छेद में ये किया गया है, हमारे भारतीय के जो संविधान है उसमें। इसमें दिया गया ए में अनुच्छेद 242, बी में दिया गया अनुच्छेद 330 और सी में दिया गया अनुच्छेद 180 और डी में दिया गया अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा अनुच्छेद 330 में ये मेंशन किया गया है कि झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का जो आरक्षण है उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 में। तो ये याद रखें। तो ये दिया गया झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में ये प्रावधान ये किया गया है कि इतना सीटें जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए ये आरक्षित रहेगी। ये इन लोगों का संवैधानिक अधिकार ये दिया गया है हमारे संविधान में। अब नेक्स्ट जानते हैं, झारखंड के प्रमुख स्टेडियम का सही सम्मेलन करें। मतलब ये स्टेडियम का नाम दिया गया है और इसमें स्थान दिया गया है कि कौन सा स्टेडियम किस प्लेस में सिचुएटेड है, मतलब कहाँ पर है वो स्टेडियम। तो इसमें दिया गया ए में किन्नन स्टेडियम, बी मेकन स्टेडियम और सी में दिया गया परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और डी में दिया गया इंडोर स्टेडियम। तो इनमें से अगर एक या दो अगर पता हो आपको तो बाकी सारा आपको सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें चलिए देखते हैं कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पर सिचुएटेड है। ये जो किन्नन स्टेडियम जो है ये पहले तो हमको दिखने में लग रहा है कि जो किन्नन स्टेडियम ये तो जमशेदपुर में सिचुएटेड है। अब ये देख लेते हैं कि ऑप्शन में ये ए का 4 किस में है। तो ए का ये 4 ये केवल एक में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हम बाकी को नहीं मतलब देखेंगे। हमको ये पता चल गया कि ए का केवल सी में ऑप्शन है तो इसी को ये करेक्ट मान के, लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि ये कंफर्म पता होना चाहिए कि वहाँ पर है ही है। जो किन्नन स्टेडियम ये जमशेदपुर में है, ये कंफर्म पता होना चाहिए तभी ये सही हो पाएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो बाकी सब देख लेते हैं। जो मेकन स्टेडियम जो है ये सिचुएटेड है रांची में सिचुएटेड है और जो परमवीर अल्बर्ट एक्का जो स्टेडियम है ये सिचुएटेड है, ये गुमला में सिचुएटेड है और इंडोर स्टेडियम ये दुमका में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये दिया गया है किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मेकन स्टेडियम रांची में, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये गुमला में है और इंडोर स्टेडियम जो है ये दुमका में सिचुएटेड है। तो ये सभी स्टेडियम जितने भी हैं झारखंड में वो भी याद रखें। अब अगला प्रश्न जानते हैं। सामान्य विज्ञान से रिलेटेड अब प्रश्न आ गए हैं। झारखंड के प्रश्न अब खत्म हो चुके हैं, अब इसे ध्यान से देखें। तो पहला प्रश्न है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, ए में दिया गया, बी में दिया गया अमोनिया क्लोराइड एवं कैल्शियम क्लोराइड और सी में दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड और डी में दिया गया है
मोडियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का यूज जो है ये शुष्क सेल में ये किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? जो प्रकाश की गति है मतलब कहाँ से अगर गुजरेगी तो वो मिनिमम वो होगी। तो इसमें दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है, ए में कांच, बी निर्वात, सी में जल और डी में दिया गया है वायु। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए होगा। दैट मीन्स कांच में जो प्रकाश की जो गति होती है वो सबसे कम होती है। तो ये याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, विद्युत मोटर फिल इन द ब्लैंक्स ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मतलब विद्युत मोटर जो है वो किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? इसमें दिया गया है, ए में ध्वनि, बी में यांत्रिक, सी में रासायनिक और डी में दिया गया है विद्युत। तो जो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लें वीडियो को पॉज करके ताकि और अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न जानते हैं, हिग्स बोसन शब्द का संबंध किससे है? जो हिग्स बोसन जो ये शब्द है ये किससे संबंध है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ए में अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी से, बी में दिया गया ऑन्कोलॉजी से और डी में दिया गया गॉड पार्टिकल्स और सी में दिया गया है गॉड पार्टिकल्स और डी में दिया गया है स्टेम सेल रिवर्स से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हिग्स बोसन जो है ये गॉड पार्टिकल से रिलेटेड है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जो हिग्स बोसन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी। मतलब इसको 1964 में ये प्रथम परिकल्पना मतलब खोजी गई थी और इसका प्रयोग सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया था। इस कण को ईश्वरीय कण दैट मीन्स गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित मतलब किया जाता है। मतलब इसको गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हिग्स बोसन से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? मतलब एलईडी में कौन सी धातु का यूज किया जाता है? इसमें दिया गया ए में तांबा, बी में लोहा, सी में जस्ता और डी में दिया गया है गैलियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो एलईडी में जो है इसमें गैलियम का यूज किया जाता है एज ए अर्धचालक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इसे अब नेक्स्ट जानते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा तत्व का यूज नहीं किया जाता है जो स्टील है उसको स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए? इसमें दिया गया ए में कार्बन, बी में सिलिकॉन, सी में दिया गया मैग्नीज और डी में दिया गया निकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स सिलिकॉन का यूज नहीं किया जाता है। जो स्टील होता है वो जो प्योर स्टील से एक स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जैसे कि जिसमें चम्मच वगैरह थाली वगैरह बनाए जाते हैं वो स्टेनलेस स्टील का ही होता है। मतलब जो कैंची वगैरह होता है उसमें आप कभी देखे होंगे जो कि वहाँ पर लिखा रहता है ये जो बना हुआ है कैंची है ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, तो वो आपको पता चल जाएगा। इसमें दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है जिसका संगठक तत्व इस प्रकार है, जिसमें आयरन जो है ये 89.4% इसमें रहता है, क्रोमियम जो है ये 10% रहता है, मैग्नीज 0.35% और कार्बन जो है 0.25% रहता है और इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में निकल जो कि 0.8% मिलाया जाता है। जो स्टील होता है प्योर स्टील होता है उसको स्टेनलेस स्टील बनाने में। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो इसमें दिया गया है ए में दालें, बी में चावल, सी में गेहूँ और डी में दिया गया है गन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये दालें में ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है जीवाणु ये दाल के पौधों में ये पौधों की जड़ों में ये संयोजन करते हैं। तो ये याद रखें, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसको एक बार पढ़ लें। नेक्स्ट जानते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का
धीरे बनने की बीमारी होती है। मतलब कौन से विटामिन की कमी से ये प्रॉब्लम होता है। तो इसमें दिया गया है, ए में दिया गया है विटामिन सी, बी में दिया गया है विटामिन डी, और ई में दिया गया है विटामिन ई, और डी में दिया गया है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दैट मीन्स विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो तो वो जो रक्त का जो थक्का है वो धीरे बनने लगता है, बनने की बीमारी उसमें आने लगती है। मतलब वो रक्त का थक्का जो है वो नहीं बन पाता है, और उसमें क्या दिक्कत होती है, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया, अगर कहीं कट गए तो ब्लड रेगुलरली मतलब कंटिन्यूसली फ्लो होते रहेगा, अगर विटामिन के अगर नहीं है तो ये इसका राइट आंसर है। ये देख सकते हैं, विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का दैट मीन्स ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है, और इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ फैक्टर कहते हैं। ये भी कहते हैं, मतलब ये जो भी है ये एक बार देख लें। नेक्स्ट जानते हैं, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों से सर्वोत्तम स्रोत है। मतलब एमिनो अम्ल का सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ये स्रोत पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में केला, बी में दिया गया दाल, सी अंडा, और डी में दिया गया है मछली। तो जो एमिनो एसिड है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है अंडा में, ये पाया जाता है जो एमिनो एसिड होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये नेक्स्ट जानते हैं अब, सूची 1 का सूची 2 से सम्मेलन कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ये कूट दिया गया है, उसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है, इसको मिला के। जिसमें दिया गया है रोग दिया गया है, पहला सूची में दिया गया है रोग और दूसरा सूची में दिया गया है कारण। मतलब कौन सा रोग किसके कारण होता है। तो ये खैरा रोग दिया गया है, एनीमिया रोग दिया गया है, ग्वाइटर रोग दिया गया है, और स्कर्वी रोग दिया गया है। तो इसमें जो आपको 1-2 पता हो तो उससे आप सही कर सकते हैं। मान लीजिए देखते हैं, जो स्कर्वी जो रोग है ये विटामिन सी की मतलब कमी के कारण ये होता है। तो ये देख लेते हैं, जो डी है वो किस में जा रहा है, ऑप्शन डी जा रहा है विटामिन ए। दैट मीन्स ये डी ऑप्शन में जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में ये जा रहा है। तो ये केवल एक ही, ये देख लेते हैं डी जो है इसमें एक को केवल एक में जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। और बाकी का देख लेते हैं, एनीमिया जो है ये जो है एनीमिया किसकी कमी से होता है, बी में किसका जा रहा है, बी में 3। दैट मीन्स लो की मालता, ये क्या, ये थोड़ा ये स्पेलिंग थोड़ा ये गलत हो गया है, तो इसमें थोड़ा सुधार आप देख लें। तो ये विटामिन सी की कमी ये इस तरह कुछ करके होगा, ये इस तरह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी सब आप एक बार खुद देख लें। ये दिया गया है जो खैरा जो है जस्ते की मलानता या फिर अधिकता जो भी होगा ये कम ये होगा, ये कुछ और लिखा गया है, हिंदी टाइपिंग ये गलत हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो इसे देख लेते हैं। आप सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को वितरित करने के लिए आप मॉडल को क्या कहते हैं, जिनमें संसाधन सर्वर से सीधे संपर्क के बजाय वेब आधारित टूल और एप्लीकेशन के माध्यम से इंटरनेट से प्राप्त किया जाता है। तो मतलब उसको क्या कहते हैं, जो हम लोग जितने भी इंफॉर्मेशन हम लोग प्राप्त करते हैं वो सीधा वेब सर्वर से प्राप्त करते हैं, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें दिया गया ए में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी में दिया गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सी में दिया गया है क्लाउड कंप्यूटिंग, और डी में दिया गया है कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है जिसमें हम लोग सीधा वेब आधारित मतलब वेब से हम लोग इंफॉर्मेशन को वो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में मतलब सारे जितने क्लाउड में ये इन्फॉर्मेशन रहता है, दैट मीन्स सेटेलाइट वगैरह में सारे इन्फॉर्मेशन डाले जाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से डायरेक्ट प्राप्त होता है इंटरनेट के माध्यम से। तो ये याद रखें, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, एक ऑप्टिकल लेजर स्कैनर किस प्रकार के डिवाइस का उदाहरण है। जो ऑप्टिकल लेजर स्कैनर है वो किस प्रकार का डिवाइस है। इसमें दिया गया है
ए में इनपुट, बी में बूट, सी में दिया गया है मेमोरी और डी में दिया गया आउटपुट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ऑप्टिकल लेजर स्कैनर है ये एक इनपुट डिवाइस है। दैट मीन्स उसमें हम लोग इनपुट मतलब स्कैन करके चीज़ों को कंप्यूटर में अपलोड करते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस ये है जो ऑप्टिकल लेजर स्कैनर है। और आउटपुट डिवाइस क्या है? जो प्रिंटर जो हो गया वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, और भी बाकी जितने फ़ोटो जो निकालते हैं वो सभी आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। और जो इनपुट डिवाइस जैसे हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइसेज हैं। इनसे हम लोग क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है? MS एक्सेल में कौन सा सीट लो आउट क्यू ठीक वैसे ही पेजों को दिखाता है जो कि वे मुद्रित होने पर दिखाई देगा? तो इसमें दिया गया है ए में पेज लेआउट क्यू, बी में दिया गया नॉर्मल लेआउट क्यू, सी में दिया गया है पेज ब्रेक क्यू और व्यू, और डी में दिया गया है ऑल लेआउट व्यू। ये व्यू है, ये क्यू नहीं है, सॉरी। अब इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स पेज लेआउट व्यू जो है इसके थ्रू ये जो MS एक्सेल होता है इसमें सीट लेआउट व्यू जो होता है ये पेज लेआउट होता है। तो ये याद रखें, ये MS एक्सेल में लेआउट व्यू जो है ठीक वैसे ही पेजों को दिखाता है जैसा कि वे मुद्रित होने पर दिखाई देगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक वेब एड्रेस को संदर्भित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी ऑब्जेक्ट की विशिष्ट रूप से पहचान करता है? इसमें दिया गया ए में होस्ट, बी में दिया गया IP एड्रेस, सी में दिया गया URL और डी में दिया गया DNS। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर ये होगा URL। दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी के माध्यम से जो एक वेब एड्रेस होता है को संदर्भित मतलब उसको सूचित किया जाता है। और ये जो होता है इंटरनेट पर किसी ऑब्जेक्ट की विशिष्ट रूप का पहचान ये करता है जो URL होता है। तो ये याद रखें। हम नेक्स्ट जानते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जो URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी वेबसाइट पेज को रिप्रेजेंट करता है या फिर उसको किसी वेब पेज तक ले जाता है। URL इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कि टाइम बर्नर्स-ली और ने URL को 1994 में इसकी शुरुआत की थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ये की गई थी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की शुरुआत की गई थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि URL की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? तो ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी। तो ये याद रखें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गूगल क्रोम में F11 दैट मीन्स शॉर्टकट की जो होता है कि कार्यात्मकता मतलब क्या होती है? कार्यात्मकता तो मतलब इसका कार्य क्या होता है F11 का गूगल क्रोम में? इसमें दिया गया ऑप्शन में ए में फुल स्क्रीन व्यू देता है, बी में दिया गया है स्क्रीन को छोटा करके दिखाता है और सी में दिया गया है मौजूदा स्क्रीन को बंद कर देता है और डी में दिया गया है हाफ स्क्रीन व्यू देता है। तो जो F11 है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि फुल स्क्रीन ये व्यू देता है गूगल क्रोम में। तो ये याद रखें कि F11 का गूगल क्रोम में क्या काम होता है? ये फुल स्क्रीन व्यू दिखाता है गूगल क्रोम में। नेक्स्ट जानते हैं एक कंप्यूटर का कौन सा इनपुट डिवाइस टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है जो कि टीवी या कैमरे के सिग्नल को संख्याओं की श्रेणी में बदल सकता है जिसे एक कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन में ए में मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जिसको MICR भी बोला जाता है, बी में दिया गया है बारकोड रीडर और सी में दिया गया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको शॉर्ट फॉर्म में OCR बोला जाता है और डी में दिया गया है डिजिटाइजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दैट मीन्स डिजिटाइजर जो है ये एक इनपुट डिवाइस, ये टैबलेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये देख लें, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो इसे एक बार देख लें वीडियो को पॉज करके, काहे कि वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसको कम करने के लिए मैं जल्दी करने के लिए अब कोशिश कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट जानते हैं गूगल क्रोम में
कंट्रोल प्लस आर जो शॉर्टकट की होता है की कार्यात्मकता मतलब क्या है, मतलब कंट्रोल प्लस आर का क्या कार्य है गूगल क्रोम में, ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है ए में हाल ही में सेव किए गए वेब पेज में रिव्यू विकल्प जोड़ता है। बी में दिया गया मौजूदा वेब पेज के रेफरेंस को स्टोर करता है। सी में दिया गया स्टोर करने से पहले मौजूदा वेब पेज की रीनेम करता है। और डी में दिया गया है मौजूदा वेब पेज को रीलोड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जो मौजूदा वेब पेज होता है उसको रीलोड करता है। अगर कंट्रोल प्लस आर अगर दबाओगे, अगर गूगल क्रोम को ओपन करके कंट्रोल प्लस आर दबाओगे तो जो मौजूदा वेब पेज होता है उसको रीलोड कर देता है ये कंट्रोल प्लस आर। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब आगे अगला प्रश्न जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के आंतरिक घटक है, मतलब इंटरनल डिवाइस कौन सा है? तो इसमें दिया गया है ए में CD DVD, बी में दिया गया है कीबोर्ड माउस और सी में दिया गया प्रिंटर मॉनिटर और डी में दिया गया मदरबोर्ड और रैम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स जो मदरबोर्ड और जो रैम होते हैं वो कंप्यूटर के इंटरनली ये लगे हुए होते हैं। बाकी जो CD DVD वगैरह है, कीबोर्ड माउस प्रिंटर मॉनिटर, ये सब एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के। दैट मीन्स हार्डवेयर जिन सभी को बोल सकते हैं। और ये जो है सॉफ्टवेयर है, सॉरी इसको सॉफ्टवेयर नहीं बोलते हैं, मतलब इंटरनल जो ये है, ये मदरबोर्ड और रैम जो अंदर में लगा रहता है कंप्यूटर के। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कौन सा ऐसा स्प्रेडशीट टूल है जो गणना करने, डेटा के विश्लेषण करने और विभिन्न कार्यक्रमों से सूचना एकत्रित करने में सक्षम है? इसमें दिया गया है ए में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी में दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और डी में दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो किसका यूज किया जाता है? मतलब ये एक स्प्रेडशीट टूल है जो इसका गणना मतलब डेटा के विश्लेषण के विभिन्न कार्यक्रमों में इसका यूज किया जाता है। तो जो है ये MS माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है इसका यूज किया जाता है ये गणना करने के लिए। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप वीडियो को एक बार पॉज करके आराम से ध्यान से इसको पढ़ें ताकि आपको और समझ में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में ये दिया गया है, तो इसे देख लें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करता है और ऊपरी परत के घटकों को निम्न स्तरीय सेवाएं प्रदान करता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में सेल, बी में दिया गया यूटिलिटीज और सी में दिया गया कर्नल और डी में दिया गया हार्डवेयर लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कर्नल जो होता है ये इसका राइट आंसर है। ये थोड़ा हिंदी में क्लिष्ट लिखा हुआ है, इसको हालांकि समझना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसे एक दो क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर का जो है ये मैक्सिमम इसका जो इंग्लिश वर्ड इसका होता है और ये हिंदी में ट्रांसलेट करके ये सभी किया गया है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कर्नल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कोर प्रोग्राम ये होता है, जो कर्नल जो होता है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर प्रोग्राम होता है। ये इसका ऐसा डेफिनेशन है, मतलब ऐसा ये कहा गया है। और कर्नल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के संसाधनों को नियंत्रित करके उनका उचित उपयोग यूजर से करवाता है। ये इसका एक बार इसको भी देख लें वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट जानते हैं, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड अब प्रश्न आ गए हैं, तो ये इसमें देखें कि आपका कितना सही होता है खुद का। उसके बाद जो भी सही होगा वो कमेंट में आप बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? मतलब कौन से शब्द में विसर्ग संधि का यूज किया गया है? इसमें दिया गया ए में विद्यार्थी, बी में निश्चल और सी में दिया गया उज्जवल और डी में दिया गया राजेंद्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा है जिसमें विसर्ग संधि का यूज किया गया है? तो ये निश्चल में विसर्ग संधि का ये यूज किया गया है, ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट जानते हैं, क व्यंजन है, मतलब क कौन सा व्यंजन है? जिसमें दिया गया है ए में सघोष, बी में दिया गया है अघोष और सी में दिया गया है महाप्राण और डी में दिया गया है नासिक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स जो क जो है अघोष व्यंजन है एक का। अब नेक्स्ट जानते हैं,
अधर शब्द का अर्थ नहीं है, मतलब ये अधर शब्द का कौन सा ये वर्ड जो है जो कि अर्थ नहीं है। इसमें दिया गया अंतरिक्ष, बी में दिया गया ऊपरी होंठ, सी में दिया गया पाताल और डी में दिया गया नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये ऊपरी होंठ इसका अर्थ नहीं है अधर का। बाकी ये जो तीनों है ये इसका अर्थ है, अंतरिक्ष, पाताल, नीचा, ये सभी अर्थ हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं। अगला प्रश्न है, चौमासा शब्द का सही विग्रह चुनें। मतलब चौमासा शब्द का सही ये क्या है, ये चुनना है। इसमें दिया गया ए में चौमास है जिनमें, बी में दिया गया है 4 मासों का समूह, सी में दिया गया है 4 माह है जो, और डी में दिया गया है चौमासा है जो। मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का ये प्रश्न है। मतलब तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा 4 मासों का समूह जो है जिसको चौमासा कहा जाता है। मतलब 4 महीनों का समूह है जिसको चौमासा कहा जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, निम्न में से कौन सा समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है। मतलब ये कौन सा शब्द जो है जो कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है, भिन्न भिन्न शब्द नहीं है। तो इसमें दिया गया है ए में किला किला, बी में दिया गया चरम चर्म, सी में दिया गया नदी सरिता और डी में दिया गया संघ 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 संघ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जो कि भिन्नार्थक शब्द नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स नदी, और ये सरिता ये भिन्नार्थक शब्द नहीं है। मतलब विभिन्न अर्थ के नहीं है। सरिता का मतलब भी नदी होता है और नदी का मतलब नहीं नदी होता, और ये सभी जो है ये भिन्नार्थक शब्द है। मतलब इनमें से डिफरेंट कौन सा है ये पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं, शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। मतलब इनमें से कौन सा समास जो है ये शरणागत शब्द में है। इसमें ऑप्शन दिया गया ए में तत्पुरुष समास, बी में द्विगु समास, सी में दिया गया कर्मधारी समास और डी में दिया गया है बहुव्रीहि समास। तो ये शरणागत में कौन सा समास का यूज किया गया है? ये तत्पुरुष समास का ये यूज किया गया है शरणागत में। तो ये इसका राइट आंसर है। अब ये तत्पुरुष समास ये होता क्या है इसको भी जान लेते हैं। तो जिस समास शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों के माध्यम आने वाले प्रसंगों के लिए को, से, के द्वारा, का, के, की, में, पर का लोप हो जाता है। और ये तत्पुरुष समास के जो प्रकार हैं ये है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, पादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये सभी तत्पुरुष समास के ये मतलब प्रकार हैं, टाइप्स हैं। तो इसे भी याद कर लें, हो सकता है ये टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तत्पुरुष समास के कितने टाइप होते हैं। तो ये टोटल 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। अब अगला प्रश्न जानते हैं, यह काम मैं आप कर लूँगा। मतलब ये जो काम है मैं आप मिलके कर लूँगा। इस पंक्ति में आप है, मतलब कौन सा सर्वनाम है आप। तो इसमें ए में दिया गया संबंधवाचक सर्वनाम, बी में दिया गया निजवाचक सर्वनाम, सी में निश्चयवाचक सर्वनाम और डी में दिया गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये निजवाचक सर्वनाम होगा। दैट मीन्स यह काम मैं आप कर लूँगा, इसमें जो आप है ये निजवाचक सर्वनाम है। अब ये निजवाचक सर्वनाम होता क्या है इसको भी जान लेते हैं। तो निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाच्य का अर्थ होता है बोध। मतलब अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें क्या यूज किया गया है? यह काम मैं आप कर लूँगा, मतलब खुद ही ये बोध करा रहा है। तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि हो गया हमें, तुम, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं इत्यादि। जैसे कि उदाहरण में अगर देखा जाए तो मैं अपने आप से ही गणित सीख गया और आप सभी हमारे अपने हैं और यह मेरी निजी कंपनी है। ये सभी उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम के। तो ये इसका डेफिनेशन याद कर लें और ये कुछ एग्जाम्पल भी याद कर लें। अब अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, अन्यमनस्क शब्द है। मतलब ये कौन सा शब्द है? ये ए में दिया गया सर्वनाम शब्द, बी में विशेषण शब्द और सी में संज्ञा शब्द और डी में भूतकाल सूचक शब्द। तो ये कौन सा शब्द है जो अन्यमनस्क जो शब्द है? ये आधा न है और ये आधा स है। ये वर्ड सही लिखे गए हैं लेकिन ये ऑटो करेक्ट होके ये इस तरह दिख रहा होगा, हालांकि ये भी सही वर्ड है।
तो ये इसको गलत ना समझे। तो इसमें ये कौन सा शब्द है ये पूछा गया है। ये जो शब्द है अन्यमनस्क जो है ये एक विशेषण शब्द है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो अन्यमनस्क शब्द जो है। तो ये विशेषण का जो डिफिनेशन है ये क्या होता है, संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, मतलब इसमें कौन सा संज्ञा का यूज किया गया है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ए में दिया गया है, बी में जातिवाचक संज्ञा, सी में भाववाचक संज्ञा और डी में दिया गया समूहवाचक संज्ञा। तो राज्यपाल जो है ये कौन सा वाचक संज्ञा है, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा, मतलब ये राज्यपाल जितने भी राज्यपाल हैं वो एक जाति का बोध करवा रहा है। जैसे कि राज्यपाल एक स्टेट का कोई और होता है, दूसरा स्टेट का कोई और होता है, तो वो पूरी राज्यपाल जाति का ये बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा जो है, जो ये राज्यपाल वर्ड है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं इसको भी जान लेते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ये राज्यपाल जो है ये पूरे राज्यपालों को ये बोध करा रहा है, तो इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि वस्तु के में देखा जाए तो टेबल, कुर्सी, मोबाइल, जैसे टेबल में देखा जाए तो बड़ा टेबल, छोटा टेबल, वो सभी टेबलों को इंक्लूड कर दिया गया है। और पुस्तक में देखा जाए तो सभी पुस्तक की, चाहे वो हिंदी पुस्तक हो, इंग्लिश पुस्तक हो, जनरल नॉलेज पुस्तक हो, वो सभी उसमें आ जाते हैं। और अगर स्थान में देखा जाए तो स्थान में जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से वर्ड आएंगे, गांव आएगा, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी, हिमालय, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के ये वर्ड हैं। और प्राणी में देखा जाए तो लड़का हो गया, ये पूरे लड़कों का बोध कराता है, लड़की पूरी लड़कियों का बोध कराता है, आदमी पूरा संसार में जितना आदमी है उन सभी आदमियों का बोध कराता है। तो ये सभी वर्ड हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा से रिलेटेड वर्ड हैं। और इसमें अगर उदाहरण देखा जाए तो इन सभी में बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, सेकंड में दिया गया मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा का यूज करके ये उदाहरण तैयार किया गया है। तो इसे याद करें, ये डेफिनेशन याद करें और कुछ कुछ ये वर्ड हैं ये भी याद करें। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो वाक्य है, मतलब ये किस प्रकार का वाक्य है। इसमें दिया गया है ए में आज्ञा सूचक वाक्य, बी में इच्छा सूचक वाक्य, सी में विधानवाचक वाक्य और डी में दिया गया संकेतार्थक वाक्य। तो ये जो वाक्य दिया गया है जिसका मतलब ये वाक्य क्या है, तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, तो ये क्या बता रहा है कि ये एक आज्ञा दे रहा है कि तुम जाओ गांव और जाके सरपंच से बात करो। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये आज्ञा सूचक वाक्य हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब ये आज्ञा सूचक वाक्य का डिफिनेशन भी एक बार देख लें। जिन वाक्यों से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम पढ़ने जाओ, यह पाठ तुम पढ़ो, ये सभी क्या दे रहा है कि आज्ञा बता रहा है, प्रार्थना उपदेश दे रहा है, अनुमति दे रहा है, ये सभी। तो ये सभी क्या होंगे, आज्ञा सूचक वाक्य होंगे। तो ये भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मतलब एक साइड पुल्लिंग दिया गया है, दूसरा साइड स्त्रीलिंग दिया गया है, तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है, जो पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है। इसमें ए में दिया गया है मोटा, मोटी, बी में दिया गया है धोबी, धोबिन, सी में दिया गया है दाता, दानी, डी में दिया गया है ताली, तेली, तेलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स दाता, दानी इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग वर्ड नहीं है। बाकी जो मोटा का, मोटी की पुल्लिंग दैट मीन्स स्त्रीलिंग वर्ड होगा, और धोबी का धोबिन स्त्रीलिंग वर्ड होगा। मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर जो होता है उसको। और तेली का तेलिन होगा स्त्रीलिंग, ये सभी। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। जो अधि उपसर्ग है ये किससे बना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है अध्यक्ष, बी में दिया गया अधीन, सी में दिया गया आधार और डी में दिया गया अध्यक्ष। तो इसमें कौन से बना है, अधि वाला। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये अध्यक्ष बना है, जो अधि उपसर्ग से ये बनाया गया वर्ड है। अब अगला प्रश्न क्या है,
नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? मतलब नाक पर गुस्सा ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में तुरंत क्रोध, बी तंग करना, सी ध्यान देना और डी में कम क्रोध करना। मतलब नाक में गुस्सा, इसका मतलब यही है कि तुरंत एकदम क्रोधित हो जाना। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स तुरंत क्रोध हो जाना, नाक में गुस्सा आ जाना, ये इसका मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठी का दूध याद आना लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? मतलब ये एक लोकोक्ति है जो कि छठी का दूध याद आना, इसका अर्थ क्या होगा? ए में दिया गया बचपन की याद आना, बी में दिया गया भयंकर विपत्ति पैदा करना और सी में दिया गया भयंकर विपत्ति से निकलना और डी में दिया गया भयंकर विपत्ति में पड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि भयंकर विपत्ति में पड़ना। जो छठी का दूध याद आना, ये मतलब भयंकर विपत्ति में पड़ना, इसका राइट आंसर ये होगा। अब आगे देखते हैं। आँखें चार होना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा? इसमें दिया गया ए चश्मा लगाना, बी में आमने सामने होना, सी में धुंधला दिखना और डी में दिया गया बेहोशी आना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आमने सामने होना इसका राइट आंसर होगा। मतलब आँखें चार होना, जब दो आदमी एक साथ मिल जाते हैं तो दो दो आँख, जो एक आदमी का दो आँख, दूसरे आदमी का दो आँख, तो चार आँख हो जाना। तो इससे ये समझे कि आमने सामने होना, आँखें चार होना का ये अर्थ है। अब आगे जानते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया उत्पाती, बी में दिया गया कार्यक्रम, सी में इकट्ठा और डी में दिया गया उन्मिलित। तो इसमें सही शब्द कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो ये सही शब्द ये कार्यक्रम, ये सही शब्द है, जो ये सही तरीके से ये लिखा गया है। मतलब करेक्ट स्पेलिंग किसका है, ये पूछा जा रहा है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। रीता रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है, वाक्य है, मतलब ये किस टाइप का वाक्य है? इसमें ए में दिया गया आज्ञा सूचक वाक्य, बी में इच्छा सूचक वाक्य, सी विधानवाचक वाक्य और डी में दिया गया संकेतार्थक वाक्य। तो ये कौन सा वाक्य है जो रीता रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है? तो ये है विधानवाचक वाक्य का ये एक प्रकार है, जो इस टाइप का ये वाक्य जो है ये विधानवाचक वाक्य है। अब ये जान लेते हैं कि विधानवाचक वाक्य किसको बोलते हैं। कि वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाती है। जैसे कि राधा पढ़ती है, मेरा काम खत्म हो गया है, मतलब ये एक जानकारी प्राप्त हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? विधानवाचक वाक्य बोलेंगे। मतलब जिस वाक्य से किसी चीज़ का जानकारी प्राप्त हो। तो ये याद रखें। अगला प्रश्न है। मगही बोली आती है, मतलब मगही जो बोली है वो किसके अंतर्गत आती है? इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बी में बिहारी हिंदी के अंतर्गत, सी में राजधानी हिंदी के अंतर्गत और डी में दिया गया है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो ये जो मगही बोली जो है, ये जो लोग मतलब बिहार साइड से होंगे, मतलब बिहार के बॉर्डर के साइड से होंगे, जैसे कि पलामू वगैरह गढ़वा इलाका जो है, इधर क्या बोली जाती है? मगही भाषा बोली जाती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये मगही बोली ये आती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका जो है ये सही उत्तर होगा। तो ये अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। मतलब इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य है? तो इसमें ए में दिया गया है हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, बी में दिया गया है पानी कल से बरस रहा है, सी में दिया गया है रात को कम खाना चाहिए और डी में है चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स रात को कम खाना चाहिए, ये परिणामवाचक ये क्रिया विशेषण है। मतलब ये कम खाना चाहिए, मतलब कम मात्रा में ये परिणाम का बोध करवा रहा है, इसलिए ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण ये है ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न जानते हैं और ये लास्ट प्रश्न है इस पूरे वीडियो का और हिंदी का ये लास्ट प्रश्न है। तो ये है मोहन पिछले 3 साल से कोलकाता में रहता है, वाक्य है, मतलब ये कौन सा वाक्य है? इसमें दिया गया है ए में आज्ञा सूचक वाक्य, बी
इच्छा सूचक वाक्य, सी विधान वाचक वाक्य और डी में दिया गया संकेतार्थक वाक्य। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जो मोहन पिछले 3 साल से कलकत्ता में रह रहा है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है विधान सूचक वाक्य का ये एग्जाम्पल ये है जो ये दिखा रहा है। और ये जो है जो वह वाक्य जिसके किसी प्रकार की जानकारी जो प्राप्त हो रही है उसको क्या बोलते हैं? विधान सूचक वाक्य बोलते हैं। तो इसमें क्या पता चल रहा है किस जानकारी का? कि मोहन जो है पिछले 3 सालों से कोलकाता में रह रहा है, इसकी जानकारी ये मिल रही है, इसीलिए ये एक विधान सूचक वाक्य कहलाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों झारखंड लैब असिस्टेंट एंड जो पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पेपर 1 का जो सिलेबस है, दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो जो दोनों का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई एक का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है। तो वीडियो को जितना मैं ला रहा हूँ वो सभी देखते रहें, ये कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में मदद पहुँचाएगी, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन जीएस को वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक वेट करें अगला सेट 4 आने का।